माँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमारी अपनी जिंदगी है। तुम हम पर बोझ बन गई हो। ये शब्द मेरे सीने में छुरी की तरह चुभे। मैंने अपने बेटे रोहन की तरफ देखा। उसने अपनी पत्नी नेहा की तरफ देखा, जो मेज के दूसरी तरफ बैठी मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान, जैसे यही पल उसने महीनों से प्लान किया था। मैं 62 साल की हूँ। 3 साल पहले मेरे पति रमेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 35 साल की शादी, 2 बच्चे, बेटा रोहन और बेटी पूजा, जो कनाडा में रहती है। रमेश के जाने के बाद मैंने अपना घर बेच दिया। वो घर जहां मैंने 40 साल गुजारे थे। वो घर जहां हर दीवार पर रमेश की यादें बसी थीं। रोहन और नेहा ने मुझे अपने साथ रहने का ऑफर दिया था, या यूं कहें कि नेहा ने रोहन से कहलवाया था। माँ, अकेली रहेंगी तो कैसे चलेगा? उसने बड़े प्यार से कहा था। मुझे लगा था कि शायद मेरी बहू में इतनी संवेदनशीलता है। मैं कितनी बेवकूफ थी। पहले कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी को परेशानी ना हो। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना, बाजार से सामान लाना, रात का खाना बनाना। मैंने अपनी पेंशन के पैसे भी घर के खर्च में देने शुरू कर दिए। हर महीने 15,000 रुपये नेहा के हाथ पर रख देती थी। लेकिन नेहा की आंखों में कभी संतुष्टि नहीं थी। हमेशा कुछ कमी, हमेशा कोई शिकायत। माँ जी, आज फिर दाल में नमक कम है। माँ जी, बच्चों को ये सब्जी पसंद नहीं। माँ जी, आपका खांसना खारना रात भर चलता है। आरव की नींद खराब होती है। मैं चुप रहती, रोहन की तरफ देखती। वो या तो फोन में व्यस्त रहता या अखबार में। उसने कभी मेरे पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नेहा ने मेरे खाने के टाइम अलग कर दिए। माँ जी, आपको तो डॉक्टर ने हल्का खाना कहा है। हम आपके लिए अलग बना देते हैं। पहले तो मुझे लगा शायद वो मेरी सेहत का ख्याल रख रही है। फिर एक दिन मैंने देखा, मेरे लिए बनी रोटियां कल की बची हुई थीं, जबकि उनके लिए ताजी बनी थीं। मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मेरी नातिन खुशी, रोहन और नेहा की 8 साल की बेटी, ने मुझसे कहा, दादी, मम्मी कहती हैं आप हमारे घर में मेहमान हो, जल्दी चली जाओगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात मैंने रोहन से बात करने की कोशिश की। बेटा, क्या मैं तुम पर बोझ हूं? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। माँ, नेहा थोड़ी स्ट्रेस्ड रहती है। ऑफिस का काम, बच्चे, घर, उसे संभालना आसान नहीं। तुम उसकी छोटी मोटी बातों का बुरा मत मानो। छोटी मोटी बातें। फिर वो रात आई। उस रात नेहा का भाई शादी करके दिल्ली आया था। पूरा परिवार खाना खाने बैठा था। मैंने अपने हाथों से पनीर बना था, रोहन की फेवरेट डिश। सब खा रहे थे, हंस रहे थे। अचानक नेहा ने आवाज लगाई, माँ जी, आप रसोई से मीठा ले आओ ना। मैं उठी और रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने अपने पीछे दबी फुसफुसाहट सुनी। नेहा अपनी भाभी से कह रही थी, हर टाइम यही बैठी रहती है, हमें ही उठना पड़ता है। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। पर ये तो एक्स्ट्रा मुंह है। एक्स्ट्रा मुंह। मेरे हाथ कांप गए। मीठे की प्लेट गिरते गिरते बची। मैंने सुना कि रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाता रहा। उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह 4 बजे मैंने अपना बैग पैक किया। फिर सोचा, नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैंने अपने बेटे को इस घर में लाने के लिए 9 महीने कोख में रखा था। मैंने उसे पाला था। मैं बिना बात किए नहीं जाऊंगी। सुबह मैंने रोहन को बुलाया। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा भी वहां आ खड़ी हुई। क्या बात है माँ जी? हमसे भी सुन लीजिए। मैंने सीधे पूछा, क्या मैं तुम लोगों के लिए बोझ हूं? रोहन ने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने तुरंत कहा, अरे माँ जी, ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप हमारी माँ हैं। लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, जैसे कोई शतरंज का खेल जीतने वाला हो। रोहन ने गहरी सांस ली। माँ, सच कहूं, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। नेहा वर्क करती है, बच्चे हैं, तुम्हारी भी केयर करनी पड़ती है। हमने सोचा, नेहा ने बात आगे बढ़ाई, कि शायद तुम किसी वृद्धाश्रम में, मतलब वहां तुम्हारी अच्छी केयर होगी। वृद्धाश्रम। मैंने रोहन की तरफ देखा।
तुम भी यही चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में शर्म थी। फिर नेहा ने उसका हाथ थामा और वो शर्म गायब हो गई। माँ, ये हम सबके लिए बेस्ट है। मैं उठी, अपने कमरे में गई, अपना बैग उठाया, वही बैग जो मैं लेकर आई थी 3 महीने पहले। 2 साड़ियाँ, एक जोड़ी कपड़े, कुछ तस्वीरें और रमेश की चश्मा। बस इतना ही मेरा था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली, नेहा ने आवाज लगाई, माँ जी, आपकी पेंशन की रसीद तो दे जाइए। अगले महीने से हमें वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं ठिठक गई। घूम कर देखा, वो मुस्कुरा रही थी। पेंशन? वो मेरी है। हाँ, पर अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? कम से कम उसका तो हर्जाना बनता है। रोहन अब भी चुप था। मैंने बैग से पेंशन के कागज निकाले, उसके हाथ पर रख दिए। ले, मैं तुझसे कुछ नहीं लेना चाहती। और मैं बाहर निकल गई। रात के 11 बजे थे। सड़क पर सन्नाटा। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। बेटी कनाडा में थी, उसे बताना नहीं चाहती थी। मेरा अपना कोई घर नहीं था। मैं उस पेड़ के नीचे सुबह तक बैठी रही। सोचती रही, मैंने कहाँ गलती की? मैंने अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया? उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, उसके बच्चे, सब मेरी जिम्मेदारी थी। और आज वही बेटा। अगले दिन मैंने एक सस्ता होटल लिया। वहां 3 दिन रही। चौथे दिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए। मैंने रोहन को फोन किया, बंद था। नेहा को फोन किया, उठाया नहीं। मैसेज किया, पढ़कर भी जवाब नहीं दिया। मैं सड़क पर आ गई थी। सच में। एक दिन मैं एक मंदिर के बाहर बैठी थी, भूखी, बेसहारा, टूटी हुई। तभी एक बुजुर्ग औरत आई। उसने मुझे देखा और पास बैठ गई। बेटा, तुम बहुत दुखी लग रही हो। मैंने अपनी कहानी बताई। उसने सुनी, फिर एक लिफाफा निकाला। ये मेरे पास सालों से है। एक वकील साहब ने दिया था। बोले थे कि कभी कोई सुमन देवी नाम की औरत आए तो ये दे देना। मैं तुम्हें 10 साल से इसी मंदिर में देख रही हूँ। तुम सुमन देवी हो ना? सुमन देवी, मेरी माँ का नाम। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और कुछ कागज। चिट्ठी मेरे पिता की थी। वो पिता जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था। मेरी बेटी सुमन, तू शायद ये चिट्ठी कभी ना पढ़ पाए। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा दूसरा परिवार है। मैं कायर हूँ। लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ जोड़ा है। ये मेरी कंपनी के हिस्सेदारी के कागज हैं। तू मेरी असली वारिस है। अगर मैं न रहूं तो मेरे वकील गुप्ता जी तुझे ये दे देंगे। साथ में कागज थे, प्रॉपर्टी के, शेयर के, बैंक बैलेंस के। कुल कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। मैंने कागज देखे, मंदिर देखा, अपनी फटी हुई साड़ी देखी, और पहली बार महीनों में मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। नेहा को लगता था उसने मुझे खत्म कर दिया। रोहन को लगता था उसने बोझ उतार फेंका। उन्हें नहीं पता था, अब असली खेल शुरू होगा। मैंने वकील गुप्ता जी से मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता, जिनका नाम था सूरज प्रकाश अग्रवाल, कभी दिल्ली के बड़े बिल्डरों में से एक थे। उनका परिवार आज भी दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। उनके बेटे, मेरे सौतेले भाई, आज करोड़पति हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी है, गुप्ता जी ने कहा। उन्होंने ये आपके नाम की थी। कोई और इस पर दावा नहीं कर सकता। मैंने 3 करोड़ देखे। फिर एक खास कागज देखा। रोहन और नेहा जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसी के मालिक बदल रहे थे। वो बिल्डिंग डिफॉल्ट हो गई थी, नीलामी होने वाली थी। मैंने गुप्ता जी से पूछा, क्या मैं वो बिल्डिंग खरीद सकती हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में चमक देखी और मुस्कुरा दिए। 2 हफ्ते बाद मैं उस बिल्डिंग की मालिक थी, एक शेल कंपनी के नाम से। किसी को पता नहीं था कि असली मालिक कौन है। तीसरे हफ्ते सभी किराएदारों को नोटिस मिला। किराया बढ़ाया जा रहा है, बाजार दर के हिसाब से। रोहन और नेहा के लिए 4 गुना। 4 गुना। मैं जानती थी कि वो पागल हो जाएंगे। रोहन की तनख्वाह 40,000 थी, नेहा की 35,000। नया किराया था 45,000। नेहा ने प्रॉपर्टी मैनेजर को फोन किया, गालियां दी, धमकियां दी, वकील भेजने की बात कही। मैनेजर ने मुझे बताया तो मैं हंस दी। फिर रोहन ने मुझे फोन किया, महीनों बाद पहली बार।
माँ, तुम कहाँ हो? मैंने आवाज नहीं की। माँ, हमें तुमसे बात करनी है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने फोन रख दिया। अगले दिन नेहा का मैसेज आया। माँ जी, प्लीज कॉल करो, हमें मदद चाहिए। कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन वो दोनों मेरे पुराने होटल पर आए। मैं वहां नहीं थी। मैं अब दक्षिण दिल्ली के एक अच्छे फ्लैट में रहती थी। उन्हें पता नहीं था। चौथे दिन नेहा रोहन को लेकर थाने पहुंच गई। रिपोर्ट दर्ज कराने। हमारी बुजुर्ग माँ गायब हैं। पुलिस ने मुझे ढूंढा। मैंने बताया, मैं गायब नहीं हूं। मुझे उन्होंने निकाला था। अब मैं अपनी मर्जी से जी रही हूं। पुलिस वाले ने रोहन को देखा, नेहा को देखा और बोले, बहू जी, सास को घर से निकालना कानूनन अपराध है। हम केस दर्ज करें? नेहा का चेहरा देखने लायक था, लेकिन मैंने मना कर दिया। अभी नहीं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। अगले महीने रोहन की नौकरी चली गई। कंपनी ने कहा, डाउनसाइजिंग। लेकिन मुझे पता था, मेरे पिता की कंपनी में मेरे सौतेले भाई बैठते थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनी। रोहन की कंपनी उन्हीं की सप्लायर थी। एक फोन काफी था। नेहा ने अपनी नौकरी बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कंपनी ने भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑर्डर वापस ले लिया था। अंदाजा लगाओ वो कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी थी? एक महीने में उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। किराया नहीं दे पाए, नोटिस मिले, कोर्ट का समन मिला। नेहा ने अपने मायके जाने की कोशिश की। उसके भाई ने मना कर दिया। रोहन ने दोस्तों से पैसे मांगे, कोई नहीं दे रहा था। एक रात मैं अपनी गाड़ी में उनकी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। मैंने देखा, रोहन बाहर बैठा रो रहा था। नेहा अंदर चीख रही थी। उनका 8 साल का बेटा आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि उसके मम्मी पापा क्यों लड़ रहे हैं। मैं गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। दिल भारी था, लेकिन एक आवाज अंदर से कह रही थी, उन्होंने तुझे सड़क पर निकाला था। तू भूखी मर रही थी। उस वक्त किसी ने तेरा दिल नहीं देखा। फिर वो दिन आया जब रोहन ने मुझे फिर फोन किया। इस बार उसकी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। माँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। मैंने जगह बताई। एक कैफे, नेहरू प्लेस में। वो अकेला आया। सूट बूट में नहीं, मैली जीन्स और फटी कमीज में। दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों में सूजन। माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने चुपचाप उसे देखा। नेहा ने उसने मुझे भड़काया था। मैं तुझे निकालना नहीं चाहता था, पर वो रोज किटकिट करती थी। बोलती थी तू हमारी जिंदगी में दखल देती है। बोलती थी तेरे पैसे हमें लेने चाहिए। मैं चुप रही। अब मेरे पास कुछ नहीं है। नौकरी गई। नेहा रोज लड़ती है। किराया नहीं दे पा रहे। बिल्डिंग वाले ने केस कर दिया है। माँ, बस तू ही बचा सकती है। मैंने उठकर बैग से कुछ कागज निकाले, उसके सामने रख दिए। ये उस बिल्डिंग के कागज हैं। उसने देखा, फिर मेरी तरफ, फिर कागज। उसकी आंखें फैल गईं। तू तू वो तूने वो बिल्डिंग खरीद ली? माँ, तू कहाँ से इतने पैसे? ये मेरे पिता ने दिए, जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानती थी। तूने जिस माँ को सड़क पर निकाला, वो किसी और की बेटी निकली। उसने कागज गिरा दिए। उठकर मेरे पैरों पर गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा बेटा हूँ। मैं तेरा अपना खून हूँ। मैंने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा। बेटा, जिस दिन तूने मुझे निकाला, उस दिन मैं तेरी माँ नहीं रही। और मैं वहां से चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, माफ कर दे, वो तेरा बेटा है। दूसरी कह रही थी, जो तुझे एक बार धोखा दे, वो फिर दे सकता है। नेहा अभी भी उसके साथ है। अगले दिन मुझे पता चला, नेहा ने रोहन को छोड़ दिया था। वो अपने मायके नहीं जा सकी, तो किसी दोस्त के यहाँ चली गई। रोहन अकेला था, बच्चे के साथ। उसी दिन मेरे वकील गुप्ता जी का फोन आया। सुमन जी, एक और चीज पता चली है। आपके पिता ने आपके लिए एक और प्रॉपर्टी रखी थी। वो भी आपके नाम है। और 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 वो प्रॉपर्टी वही है जहां आपका बेटा अब रह रहा है। उसने किराए पर ली है वो। मैं चौंक गई। वो बिल्डिंग जहां रोहन अब रह रहा था, वो भी मेरी थी। वो मेरे ही घर में किराएदार था। मैं हंस दी।
कितना गोल चक्कर है जिंदगी। 1 महीना बीता, मैंने रोहन से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन उसकी खबरें मिलती रहीं। गुप्ता जी के जरिए, प्रॉपर्टी मैनेजर के जरिए। रोहन ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, बहुत मेहनत की। अंत में एक छोटी सी नौकरी मिली, 20,000 में। किराया वहन नहीं कर पा रहा था, बच्चे की फीस देना मुश्किल हो रहा था। नेहा का कोई पता नहीं था, उसने तलाक के कागज भेज दिए थे। एक दिन मैं उसकी बिल्डिंग के सामने गई, देखा रोहन बाहर बैठा था और आरव उसकी गोद में सिर रखे सो रहा था। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं गाड़ी से उतरी, पास गई। रोहन, उसने सिर उठाया, मुझे देखा। पहचानने में एक पल लगा, फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, माँ, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। नेहा ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मुझे तुझसे दूर किया। वो तुझसे जलती थी, तेरी पेंशन से भी जलती थी। कहती थी तू हमारा पैसा खा रही है। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। बेटा, उठ। माँ, मैं नहीं उठ सकता। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होना अच्छी बात है, इसका मतलब तू इंसान है। मैंने उसे उठाया। उस रात मैं उन दोनों को अपने घर ले आई, अपने नए घर। आरव ने जब मुझे देखा तो दौड़कर आ गया। दादी, दादी, मुझे पता था तुम वापस आओगी। पापा रोज तुम्हारी बात करते थे। रोहन ने मेरी तरफ देखा। माँ, मैं तेरी हर बात मानता था, सिर्फ नेहा के चक्कर में अंधा हो गया। वो मुझे कंट्रोल करती थी, कहती थी तू हमारी जिंदगी में दखल देगी। कहती थी एक दिन तू हमारा सब कुछ ले लेगी। मैं हंसी। ले लिया ना? रोहन भी हंसा, पहली बार महीनों में। हाँ माँ, ले लिया, पर मैं खुश हूं कि तूने लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि असली चीज क्या है। पैसे नहीं, माँ होती है। उस रात हमने साथ में खाना खाया। आरव ने मुझे अपने स्कूल की कहानियां सुनाई। रोहन ने चाय बनाई। घर में हंसी लौट आई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले हफ्ते नेहा का फोन आया। रोहन पर। वो वापस आना चाहती थी। उसने सुना था कि अब हम अच्छे घर में रहते हैं। उसने सुना था कि मेरे पास पैसे हैं। रोहन ने मुझसे पूछा, माँ, क्या करूं? मैंने कहा, तेरी जिंदगी है, तेरा फैसला। उसने नेहा को मना कर दिया। नेहा पागल हो गई। उसने रोहन के ऑफिस में जाकर शिकायत की कि वो गुजारा भत्ता नहीं दे रहा। रोहन की नई नौकरी खतरे में आ गई। तब मैंने एक कदम और उठाया। मैंने अपने सौतेले भाई से मुलाकात की, पहली बार। उन्होंने मेरी कहानी सुनी, फिर रोहन को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी, अच्छे पैकेज पर। नेहा का केस कोर्ट में पहुंचा। वहां उसके सारे झूठ खुल गए। पता चला उसने रोहन से शादी से पहले भी 2 लड़कों को ठगा था। उसका असली नाम कुछ और था। वो फरार हो गई। आज रोहन और आरव मेरे साथ रहते हैं। रोहन ने शराब छोड़ दी। वो हर रविवार मेरे साथ मंदिर जाता है। आरव मुझे दादी कहकर बुलाता है और मैं उसे हर रात कहानी सुनाती हूँ, उसी तरह जैसे रोहन को सुनाती थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मेरे पिता ने वो विरासत न छोड़ी होती तो आज मैं कहाँ होती? शायद उसी पेड़ के नीचे, शायद किसी वृद्धाश्रम में, शायद जिंदा भी न होती। लेकिन उन्होंने छोड़ी, और उस विरासत ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, इसने मेरे बेटे को भी वापस दिया। आज मैं उस बिल्डिंग के सामने से गुजरी जहां रोहन और नेहा रहते थे। वहां अब एक किराने की दुकान है। नेहा का कहीं पता नहीं। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। लेकिन मैं जानती हूँ, कभी कभी सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तुम उनके बिना खुश रहो। और मैं खुश हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से देश से। आपकी एक राय हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।